तमाम विद्यार्थियों का एक बार पुनः DRR बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। आज के इस सेशन में अपन BSc थर्ड ईयर के बॉटनी के थर्ड पेपर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का अवलोकन करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे और एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, पहला जो पार्ट है इसमें आपसे छोटे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, ओकाजाकी खंड क्या है? तो सभी जानते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान प्रतिकृतिकरण के दौरान जब डीएनए का निर्माण होता है तो 5' से 3' छोर की तरफ इस दिशा में असतत खंडों का निर्माण होता है और इन्हीं असतत छोटे छोटे खंडों को ओकाजाकी खंड के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, ये डीएनए के लैगिंग स्ट्रैंड पर बनेंगे। ठीक है, कौन से स्ट्रैंड पर बनेंगे? लैगिंग स्ट्रैंड पर। अगला क्वेश्चन है, सिस्ट्रोन, रेकोन व म्यूटोन को परिभाषित कीजिए। तो सिस्ट्रोन क्या है? डीएनए या जीन की संरचनात्मक और क्रियाशील इकाई कौन सी है? सिस्ट्रोन है। और इस सिस्ट्रोन की सबसे छोटी इकाई रेकोन कहलाती है, जो कि रिकॉम्बिनेशन में सहायक होती है। यह क्रॉसिंग ओवर में भाग लेने वाली इकाई होती है रेकोन। और म्यूटोन सभी जानते हैं कि म्यूटेशन के लिए, उत्परिवर्तन के लिए उत्तरदायी इकाई म्यूटोन कहलाती है। फिर एक कैल्स व कर्तोतक से क्या आशय है? तो असंगठित कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? कैल्स कहलाता है। और कर्तोतक पादप उत्तक संवर्धन के दौरान जिस उत्तक का उपयोग किया जाता है, जिस खंड का उपयोग किया जाता है, उसे हम एक्सप्लांट या कर्तोतक के नाम से जानते हैं। एक्सप्लांट या कर्तोतक के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एलोस्टेरिक प्रभाव क्या है? एलोस्टेरिक प्रभाव क्या है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक एंजाइम की किसी साइट में परिवर्तन के कारण इसी एंजाइम के दूसरे भाग में अगर परिवर्तन हो जाए तो इस प्रकार का प्रभाव एलोस्टेरिक प्रभाव कहलाता है। एक एंजाइम की किसी साइट में परिवर्तन के बाद अगर उस परिवर्तन के कारण दूसरे भाग में भी परिवर्तन आ जाए तो इस प्रभाव को एलोस्टेरिक प्रभाव के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोपगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है और टिश्यू कल्चर से क्या आशय है? इनकी परिभाषाएं अपने को देनी है। तो माइक्रो प्रोपगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन किसे कहेंगे? माइक्रो प्रोपगेशन के दौरान एक छोटे पादप भाग के द्वारा तेजी से नए पादपों का विकास किया जाता है। इसे हम सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपगेशन के नाम से जानते हैं। एक छोटा कोशिका उत्तक या पादप भाग होता है जिसके द्वारा तेजी से बड़ी मात्रा में नए पादप भागों का विकास करवाया जाता है। इस क्रिया को सूक्ष्म प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। और उत्तक संवर्धन, प्रयोगशाला में संवर्धन माध्यम पर रखते हुए किसी भी कोशिका के द्वारा नए उत्तकों का निर्माण करवाना या उत्तकों से अंगों का निर्माण करवाना उत्तक संवर्धन कहलाता है। अर्थात कृत्रिम वातावरण में उत्तकों का विकास क्या कहलाता है? उत्तक संवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक जीव, पारजीनी जीव के नाम से नेम जानते हैं। GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से क्या आशय है? तो ऐसे जीव जिनमें जीन स्थानांतरण के द्वारा वांछित परिवर्तन किए गए हैं, ऐसे जीवों को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं, पारजीनी जीव के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार से अपने पादपों के अंदर पैदावार बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जीन स्थानांतरण की क्रिया के द्वारा कुछ नए पादप तैयार किए जाते हैं, ये बनने वाले पादप ट्रांसजेनिक पादप कहलाएंगे। एग्जाम्पल अपने इससे पूछे जा सकते हैं कि ट्रांसजेनिक जीवों के उदाहरण दीजिए। तो गोल्डन राइस हो गया आपका, सुपर पोटैटो हो गया, बिट्टी कॉटन हो गया, ये सारे के सारे ट्रांसजेनिक पादपों के उदाहरण हो जाएंगे। रोजी गाय आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ट्रांसजेनिक जंतु का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, PCR की उपयोगिता क्या है? तो सबसे पहले तो PCR की फुल फॉर्म क्या है? तो PCR किसे कहते हैं? पॉलीमेरेज चैन रिएक्शन। चैन रिएक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, पॉलीमेरेज चैन रिएक्शन। तो PCR एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा बहुत कम संख्या में डीएनए की अत्यधिक लाखों अरबों के अंदर फोटो प्रतियां तैयार की जाती है। तो PCR टेक्निक वह टेक्निक है जिसके द्वारा डीएनए की असंख्य फोटो प्रतियां तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन है, RFLP, रेफ्लेप व कृत्रिम बीज से क्या आशय है? तो
तो यहाँ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, अर्थात रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से डीएनए के खंड काटने के बाद डीएनए के खंडों पर पाई जाने वाली सीक्वेंस होती है, उसका अनुक्रम जो पता लगाया जाता है उसे ही हम रेफ्लैप के नाम से जानते हैं, और इसका उपयोग डीएनए मैचिंग के दौरान किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कृत्रिम बीज क्या होते हैं? ऐसे बीज जो लंबे समय तक भंडारण के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण के लिए, जिनके चारों तरफ एक खोल निर्माण कर दिया जाता है, और वो खोल किसका होता है? वो सोडियम एल्जिनेट का खोल होता है। तो सोडियम एल्जिनेट के खोल युक्त जो बीज होते हैं, जो स्थानांतरण में सहायक होते हैं, ये सामान्य बीजों की भांति ही अंकुरित होते हैं, पौधे बनाते हैं, तो इन्हें हम क्या कह देंगे? कृत्रिम बीज कहेंगे। लंबे समय तक भंडारण में ये सक्षम होता है। तो फिर टीआई प्लाज्मिड का उपयोग बताइए। तो यहाँ टी से अर्थ होता है ट्यूमर, आई से अर्थ होता है इंड्यूसिंग। तो ए से प्लाज्मिड, प्लाज्मिड किसे कहेंगे? बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले गोलाकार डीएनए क्या कहलाते हैं? प्लाज्मिड कहलाते हैं। और ऐसे प्लाज्मिड जो ट्यूमर को इंड्यूस करते हैं, जो अर्बुद निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें हम टीआई प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस बैक्टीरिया के अंदर। ट्यूमीफेसियंस बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले प्लाज्मिड होते हैं। कार्य क्या हो जाएगा? ये डीएनए स्थानांतरण में भी सहयोग प्रदान करते हैं। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये क्राउन गाल रोग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिसके दौरान पौधे के अंदर गांठों का मुकुट के समान संरचना का निर्माण हो जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी की परिभाषा आपसे पूछी गई है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें उत्तकों अंगों के संवर्धन का विकास होता है, उत्तकों अंगों के संवर्धन की क्रिया होती है, उसे हम बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी की ही एक ब्रांच कौन सी हो जाएगी? जेनेटिक इंजीनियरिंग हो जाएगी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीनों में हेरफेर के द्वारा, जीनों में परिवर्तन के द्वारा वांछित लक्षणों वाले जीवों का विकास किया जाता है, उसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कह देंगे। तो मानव कल्याण के लिए काम में ली जाने वाली विज्ञान की वह शाखा जिसमें उत्तकों और अंगों के संवर्धन की क्रिया संपन्न की जाती है, इसे हम बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। ट्रांसजेनिक जंतु बनाने में, ट्रांसजेनिक पादप बनाने में, क्लोन तैयार करने में बायोटेक्नोलॉजी शाखा का उपयोग किया जाता है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीनों के स्थानांतरण के द्वारा, जीनों में हेरफेर के द्वारा नए जंतुओं का, नए पादपों का विकास करवाया जाता है, इसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। तो ये थे पार्ट ए के अंदर आने वाले प्रमुख महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, छोटे वाले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पार्ट बी और सी से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो जेनेटिक कोड की विशेषता आपसे पूछी गई है। तो अपने को पता है कि जेनेटिक कोड तीन नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम के द्वारा बनने वाले कोड होते हैं। इनकी विशेषताएं आपको सारी की सारी लिखनी है। अपाशित होते हैं, अनतिव्यापी होते हैं, एक समय में एक जेनेटिक कोड के द्वारा एक ही एमिनो एसिड का संश्लेषण होता है, सार्वत्रिक होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर एयूजी मिथ्योनिन का निर्माण कर रहा है, तो किसी भी यूकैरियोटिक सदस्य के अंदर भी ये मिथ्योनिन ही बनाएगा। श्रृंखला प्रारंभक कोडन आपसे पूछा जा सकता है। एयूजी श्रृंखला प्रारंभक हो गया, यूएए आपका श्रृंखला समापनकारी कोडन हो जाएगा। फिर लेक ओपेरॉन मॉडल के बारे में पूछा गया है। तो लेक ओपेरॉन मॉडल के सभी प्रकार के जीनों का आपको वर्णन करना है। लैक्टोज की प्रेजेंस में ये किस प्रकार से क्रियाशील होते हैं, ध्यान रखना है आपको। लैक्टोज की प्रेजेंस में लेक ओपेरॉन मॉडल की क्रिया शुरू रहती है ग्लूकोज की एब्सेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ आपके तीन प्रकार के जेड, वाई और ए संरचनात्मक जीन है, इनकी क्रियाओं को ध्यान में रखना है। फिर आपका ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन, ये जो जीन है लेक ओपेरॉन में, इनकी भूमिका आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे आपको लेक ओपेरॉन मॉडल का वर्णन करना है। फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण से क्या आशय है, इसकी विधियां बतानी है। जैविक और अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में आपको यहाँ पे वर्णन करना है। नाइट्रोजन को इसके यौगिकों में बदलना, नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहलाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में जीन नियमन। तो यहाँ जीनों की जो अंतर क्रिया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, किस प्रकार से जीनों का नियमन होता है, ये आपको बताना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वेक्टर क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के वाहकों की उपयोगिता उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो वाहक
एक जीव से दूसरे जीव में डीएनए स्थानांतरण के लिए काम में लिए जाने वाले जो घटक होते हैं उनको हम वेक्टर के नाम से जानते हैं। जैसे आपका प्लाज्मिड हो गया, फिर कोस्मिड हो गया, फिर फेजमिड हो गया। तो ये सारे के सारे वेक्टर आते हैं और इसके उपयोग आपको बताने हैं कि किस प्रकार से इनके उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल इनको आप अच्छे से याद रखना है कि वाक्य के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है पुनर्योगज डीएनए टेक्नोलॉजी के चरण बताइए। तो किस प्रकार से अपने रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के दौरान डीएनए के खंडों को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से अलग करते हैं, फिर जेल एगारोज माध्यम पर किस प्रकार से स्थानांतरित करते हैं, और फिर डीएनए खंडों की पहचान किस प्रकार से की जाती है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से किस प्रकार से इनकी संख्या बढ़ाई जाती है, लाइगेज की सहायता से किस प्रकार से वाहक डीएनए के साथ वांछित डीएनए खंड को जोड़ा जाता है। तो ये सारे के सारे चरण आपको पुनर्योगज डीएनए टेक्निक के याद रखने हैं। औजार की बात करें तो यहाँ पर आपको काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम, वृद्धि करने के लिए संख्या बढ़ाने के लिए पॉलीमरेज एंजाइम, इनके कार्य भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कृषि व चिकित्सा में बायोटेक्नोलॉजी की उपलब्धि आपको बतानी है। तो कृषि में जो कोई भी, जैसे आपका फ्लेवर सावर हो गया, मोटी बीती वाला टमाटर हो गया, गोल्डन राइस हो गया जिसमें विटामिन ए की अधिकता पाई जाती है, सुपर पोटैटो हो गया। तो ये सारे के सारे आपके कृषि उत्पाद ध्यान में रखने हैं। और चिकित्सा के क्षेत्र में जितने भी एंटीबायोटिक्स बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए गए हैं ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं। फिर प्रमुख एल्केलॉइड के गुण तथा उदाहरण दीजिए। तो एल्केलॉइड होते क्या है? पादपों में पाए जाने वाले ऐसे कार्बनिक घटक जिसमें आवश्यक रूप से नाइट्रोजन की प्रेजेंस रहती है, इसे हम एल्केलॉइड के नाम से जानते हैं। जैसे कॉफी के अंदर कैफीन हो गया, तंबाकू के अंदर निकोटीन हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखने कि कौन कौन से एल्केलॉइड है आपके किन किन पादपों के द्वारा। अफीम के अंदर कौन से एल्केलॉइड पाए जाते हैं, चाय के अंदर टेनिन पाया जाता है, ये आपको मोर्फिन कोडिन अफीम के अंदर हो जाएंगे। ये आपको एल्केलॉइड के एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं और इनकी उपयोगिता ध्यान में रखनी है कि क्या क्या इनके उपयोग है। अगले क्वेश्चन में प्लांट रिप्रोडक्शन और जेनेटिक इंजीनियरिंग की उपयोगिता पूछी गई है। तो पादप प्रजनन की क्रिया के द्वारा अपने क्या करेंगे, कम समय में अधिकाधिक प्लांट तैयार कर सकते हैं, पादपों के क्लोन तैयार कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग विधियों का उपयोग करते हुए अपने आनुवांशिक रूपांतरित पादप तैयार कर सकते हैं जिनकी उत्पादन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक पाई जाती है। तो अपने को इनके उपयोगिता के साथ साथ इनके एग्जाम्पल भी ध्यान में रखने हैं। फिर पूछा गया जीनोम लाइब्रेरी व डीएनए प्रतिकृति पर टिप्पणी लिखिए। तो देखना, जीनोम लाइब्रेरी कहते किसे है? एक कोशिका में पाए जाने वाले अगुणित गुणसूत्रों के संपूर्ण समुच्चय को अपने जीनोम के नाम से जानते हैं। एक कोशिका के अगुणित गुणसूत्रों के संपूर्ण समुच्चय को, अपने कोशिका के अंदर, द्विगुणित कोशिका के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, अगुणित कितने हो जाएंगे? 23। इनके समुच्चय को ये अपन क्या कह देंगे? जीनोम कह देंगे। तो इस जीनोम के अंदर डीएनए सीक्वेंस को संरक्षित करना, इनका अध्ययन करना क्या कहलाएगा? जीनोम लाइब्रेरी के द्वारा ये क्रिया की जाती है। और ये जीनोम लाइब्रेरी जीनों की सूचनाओं को लंबे समय तक संरक्षित रखने में, जीनों के ट्रांसफर में सहायक होती है। फिर डीएनए प्रतिकृति, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए प्रतिलिपिकरण के दौरान कौन सी क्रिया होती है, किस प्रकार से डीएनए के अंदर सबसे पहले हेलिक्स खुलते हैं और किस प्रकार से डीएनए के स्तत और अस्तत खंडों में लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड पर किस प्रकार से डीएनए के नए खंड बनते हैं, किस प्रकार से लाइगेज की सहायता से वो जुड़ते हैं। फिर डीएनए प्राइमर किस प्रकार से कार्य करता है, ये आपको यहाँ प्रतिकृति के दौरान ध्यान में रखना है। और लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किण्वक एंजाइम क्या है, विभिन्न किण्वकों की विशेषता बताइए। तो एंजाइम जीवों में पाए जाने वाले ऐसे घटक जो जैव रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। और यहाँ पे आपको एंजाइम के एग्जाम्पल भी ध्यान में रखने हैं और इनकी विशेषताएं भी आपको ध्यान में रखनी है। स्पेशली यहाँ अपनी ये जो पूरी की पूरी बुक है ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है। तो दोनों पार्ट में आपके कौन कौन से पार्ट हो जाएंगे? एक आपका हो जाएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का और दूसरा हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी का।
यहाँ अपने जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये अपने डीएनए, आरएनए, फिर जीन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन से संबंधित पूछे जाएंगे। और यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बायोटेक्नोलॉजी, ये बायोटेक्नोलॉजी के उत्पाद, कृषि में, चिकित्सा में, डेयरी संसाधन में सूक्ष्म की भूमिका क्या रहती है, फिर सूक्ष्म प्रवर्धन किस प्रकार से तैयार किया जाता है, क्लोन किस प्रकार से तैयार किया जाता है। और स्पेशली इस बायोटेक्नोलॉजी में एक शब्द आपसे बार बार पूछ लिया जाता है, बायो रिएक्टर क्या है, इसकी कार्य प्रणाली समझाइए। तो ये भी आपका बड़ा क्वेश्चन एक बन सकता है। तो ये थे अपने बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी के थर्ड पेपर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए विशेष उपयोगी रहने वाले हैं। तमाम एग्जाम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।